अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम अपने नए स्टूडियो से रिकॉर्डिंग की शुरुआत कर रहे हैं और शुरू करेंगे हम उन सवालात से जो कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने उठाए। वो सवालात थे सूरज के बनाने के मराहिल में कुछ ऐसी क्वेरीज जो आपको सामने आ रही। तो हम शुरुआत करेंगे कायनात के पीरियोडिक टेबल से, जिसमें 118 एलिमेंट हैं और तकरीबन ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फ्यूजन से बने हैं। हमारी कायनात में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की मरहून मिन्नत है। सितारे और बहुत से ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम एनर्जी हासिल करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि एटम के न्यूक्लियस को चेंज कर देता है। मैं आपको यहाँ पर एक एटम की तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो जब एटम न्यूक्लियर फ्यूजन का शिकार होता है या न्यूक्लियर फिशन का शिकार होता है तो उसकी साख्त बदल जाती है, उसका न्यूक्लियस बदल जाता है। दोनों तरीके हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए करने जा रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन छोटे एटम्स को इकट्ठा करके कंबाइन करके फ्यूज़ करके बड़े एटम्स बनाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जबकि न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होता है, बड़े एटम को तोड़कर छोटे एटम्स बनते हैं। न्यूक्लियर फिशन में ऐसा मादा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में ऐसा मादा प्रोड्यूस नहीं होता जो कि इंसान या एटमॉस्फेयर के लिए ख़तरे का बायस हो। आपने बहुत से सवालात उठाए, उन सवालात का जवाब मैं इसी प्रेजेंटेशन में गाहे बगाहे दूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्यूल की तरफ कि न्यूक्लियर फ्यूजन को ज़मीन पर लाने के लिए, सितारे ज़मीन पर बनाने के लिए हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। दो किस्म का फ्यूल सूरज में इस्तेमाल हो रहा होता है, हाइड्रोजन आइसोटोप्स। एक को ड्यूटेरियम कहा जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में मौजूद होता है। जबकि दूसरे को हम ट्रिटियम कहते हैं, जहाँ पर दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। ड्यूटेरियम समंदरों के पानी में वाफिर मिकदार में मौजूद है, जबकि ट्रिटियम हम लिथियम से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया में ट्रिटियम बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है। तो अगर हमने पानी का टब, एक नहाने वाला पानी का टब समंदर के पानी से भरा तो उसमें 5 ग्राम ड्यूटेरियम होगी। क्योंकि ट्रिटियम ज़मीन पर बहुत जल्दी डिके कर जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया कि उसको हासिल करने के लिए हम लिथियम का इस्तेमाल करते हैं और लिथियम से ट्रिटियम बनाई जाती है। इन दोनों आइसोटोप्स को जब फ्यूज़ किया जाता है तो हमारे पास हीलियम प्रोड्यूस होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर एनर्जी का एक तकाबली जायज़ा लिया जाए तो 1 मिलीग्राम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के फ्यूजन फ्यूल को इस्तेमाल करते हुए जो एनर्जी हम बना सकते हैं वो बराबर है 19 केजी अगर लकड़ी को जलाया जाए, 10 केजी अगर कोयले को जलाया जाए और उससे वो एनर्जी हासिल की जाए, और 7 केजी क्रूड ऑयल को जलाया जाए और उससे एनर्जी हासिल की जाए। तो इतने कम अमाउंट से, इतनी कम मिकदार से हम इतनी ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और इसी वजह से हमारी कायनात की तरफ अगर देखें तो हमें न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस होते हुए कई जगह पर नज़र आते हैं। सितारे न्यूक्लियर फ्यूजन की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन जब सितारे फटते हैं, सुपरनोवा होता है, तो उसकी बाक़ियात में भी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। जब हमारी कायनात का आगाज़ हुआ बिग बैंग से 14 बिलियन साल पहले, तो पहले 1000 सेकंड के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन शुरू हो चुके थे और हमारे पास हाइड्रोजन और उसके बाद हीलियम और गैसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो चुकी थी। न्यूक्लियर फ्यूजन की ज़मीन पर ज़रूरत क्यों है, उसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको इस ग्राफ से दूंगा, जहां पर हमने ज़मीन पर इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ फ्यूल्स को देखा है और उनकी कंजम्पशन को देखा है। तो आप देख सकते हैं कि आज भी हमारी ज़मीन पर 80% से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनमें ऑयल है, कोल है, कोयला है और गैस है। इस फ्यूल का नुकसान यह है कि जब इसको जलाया जाता है एनर्जी हासिल करने के लिए, तो
ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग होती है। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स फिशन बहुत कम मिकदार में इंसान की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा कर पा रहे हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है एक ऐसे एनर्जी के सोर्स की जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। ग्लोबल वार्मिंग की जहाँ पर बात होती है, जो कि हाइड्रोकार्बन्स को जलाकर हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक गैस जिसे CO2 कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पिछली सदी में हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 1980 के करीब 350 ppm पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी हमारी एटमॉस्फेयर में। लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्रियां बनी, हमने फ्यूल का इस्तेमाल किया, हमने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू किया, तो आज आज की जो मैं गूगल से मैंने इनपुट ली है, 412 ppm कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद है। मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूं जो कि ये बताती है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है तो उसका असर हमारे दिमाग की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन में सूरज की तपश को महफूज कर लेती है, इसलिए ज़मीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो 1880 से 2018 तक ज़मीन का टेम्परेचर एवरेज 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। आप कहेंगे ये तो बहुत मामूली टेम्परेचर है, लेकिन इस टेम्परेचर को अगर हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएं तो उसका जो इम्पैक्ट हमारी ज़मीन पर आएगा वो ये होगा, सबसे पहले कि समंदरों के अंदर आबी हयात के जितने भी हैबिटेट्स हैं, जिनको कोरल रीफ कहा जाता है, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि मछलियाँ और बाकी समुद्री हयात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ये बता दूं कि पिछले 50 साल में 40% मछलियों की तादाद ऑलरेडी समंदरों में कम हो चुकी है। तूफ़ान आना शुरू हो जाएंगे, सुनामी और ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, फ्लड्स आएंगे, सैलाब आएंगे, जंगलों में आग लगेगी। इसलिए न्यूक्लियर फिजन की ज़रूरत है ताकि हम ज़मीन को गर्म होने से रोक सकें। न्यूक्लियर फिजन का एक फ़ायदा ये भी है कि इसका फ्यूल ज़मीन पर बहुत ज़्यादा मौजूद है। अगर हम समंदर की बात करें ड्यूटेरियम के लिए, तो हमारे पास तकरीबन 30 मिलियन साल, 3 करोड़ सालों के बराबर फ्यूल मौजूद है समंदरों के पानी की शक्ल में। और लिथियम हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद है ज़मीन पर। तो दोनों तरह का फ्यूल हमारे पास मौजूद है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती नहीं है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जिस तरीके से न्यूक्लियर फिशन के प्लांट्स एक्सप्लोड करते हैं, रेडियो एक्टिव हैज़र्ड्स फैलाते हैं, इसी तरीके से न्यूक्लियर फिजन के प्लांट भी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जितना भी लिटरेचर मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक जो प्लाज्मा इसके अंदर बनाया जाएगा, किसी भी ऐसी शक्ल में जब ये प्लांट काम ना कर पाए, वो प्लाज्मा, जिसे टेक्निकल वर्ड कहा जाता है, टर्मिनेट हो जाएगा। प्लाज्मा फ़ौरन एनर्जी खो देगा और वो किसी किस्म का डैमेज ना तो उस रिएक्टर को पहुंचाएगा, फ्यूजन रिएक्टर को पहुंचाएगा, और ना ही वहाँ के इंसानों को पहुंचाएगा। तो फिशन के मुकाबले में न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्टर बहुत ज़्यादा सेफ माने जाएंगे। लेकिन अभी भी हम न्यूक्लियर फ्यूजन बनाते हुए बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। पहला चैलेंज ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो हम बना रहे हैं उसमें हम इनपुट ज़्यादा दे रहे हैं और आउटपुट कम है। यानी एनर्जी वो ज़्यादा ले रहा है लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस कम कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता हम आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं। वक्त के साथ, तरक्की के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये आउटपुट बढ़ रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी एनर्जी हम देंगे हम उतनी ही आउटपुट उससे ले सकेंगे, यानी कि हमारी एफिशिएंसी 100% होगी। तो पहला चैलेंज ये है कि ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएं जिसमें 100% एफिशिएंसी, और फिर हम उसको उससे भी आगे लेकर जाएंगे। उसके साथ साथ हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर से, बहुत ज़्यादा एनर्जी, उसे स्टोर करने का तरीका भी होना चाहिए।
जिस तरीके से हम बैटरीज़ में एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, अब हमें बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज़ बनानी पड़ेंगी दुनिया में, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा भी, और कुछ वीडियोस में बना भी चुका हूं कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरेज का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरा चैलेंज ये है कि इस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाए, क्योंकि जब हम इतनी आउटपुट हासिल कर रहे हैं और हमारी एनर्जी की मेन ज़रूरत इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम किस तरीके से इन रिएक्टर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकें। जब हम 100% एनर्जी हासिल कर लेंगे तो हम ब्रेक इवन कंडीशन में चले जाएंगे, लेकिन हमारा मकसद यह है कि हमने 10 गुना ज़्यादा एनर्जी हासिल करनी है। मैं आपको अगली वीडियो में आईटर प्रोजेक्ट के प्लांट की तरफ लेके जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सूरज बनाने वाली फैक्ट्री लगाई जा रही है और उसमें 40 मुल्क कंट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।